तो हम शुरू कर रहे हैं सेकंड सेशन ऑफ चैप्टर थर्ड ऑफ डिबेंचर्स। प्रीवियस सेशन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डिबेंचर्स क्या होते हैं और उनको कंपनी इशू कैसे करती है। अब आगे हम देखते हैं कि डिबेंचर ट्रस्ट डीड कहाँ से क्या होता है। हमने देखा था कि सपोज़ कंपनी को 2 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ बैंक के पास जा सकता है वो, या फिर कोई NBFC जैसे बजाज फाइनेंस है, इन लोगों के पास वो जाके 2 करोड़ रुपए ले सकता है। लेकिन कंपनी ने डिसाइड किया है कि नहीं, मैं 2 करोड़ ये बैंक या NBFC के पास से नहीं लूँगा, मैं जनरल पब्लिक के पास से लूँगा। तो वो 2 करोड़ को छोटे छोटे शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दैट इज़ एक डिबेंचर 1,000 रुपये का बनाएगा और फिर 20,000 डिबेंचर्स वो पब्लिक को इशू करेगा। अब हो सकता है कि एक पर्सन 10 डिबेंचर्स ले, तो अराउंड उसके पास 1,000-2,000 जितने डिबेंचर होल्डर्स हो जाएंगे। अब ये 1,000-2,000 लोग जो है, वो लोगों को भी तो देखना पड़ेगा ना कि हमने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, 10,000 रुपये जो इन्वेस्ट किए हैं कंपनी में, वो हमारे पैसे सेफ है या नहीं है। अभी जब हम किसी भी बैंक के पास से कोई भी लोन लेते हैं, तो बैंक ये चीज़ों का पूरा ध्यान रखती है। बैंक पहले तो अपने पास से कोई भी हमारा जो एसेट होता है वो मॉर्गेज कर लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब होम लोन के लिए जाते हो तो बैंक हमें लोन तो देगी, सामने हमारा जो घर है उसको गिरवी रख लेगा। उसके बाद अगर सपोज़ वो किसी कंपनी को लोन दे रही है बैंक, तो बैंक क्या करेगा, हर साल कंपनी का रिपोर्ट मंगवाएगा। वो कंटिन्यूसली वो मॉनिटर करेगा कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या लॉस कमा रही है, कंपनी के फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी या फिर कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, वो किसी कंट्रोवर्सी में तो नहीं फंस गई है, या फिर उसको बहुत ही अनफॉर्सीन लॉस तो फ्यूचर में नहीं होने वाला है। ये सारी चीज़ों का बैंक कंटिन्यूसली ध्यान रखेगा। उससे क्या होगा, अगर बैंक को किसी भी मोमेंट में ऐसा लगता है कि नहीं, ये कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस करने वाली है, या फिर ये कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से ये आने वाले फ्यूचर में बंद हो जाने वाली है, और बैंक को लगता है कि मैं अपने पैसे रिकवर नहीं कर पाऊँगा, तो बैंक स्टेप ले सकता है। बैंक ये बोल सकता है कि ठीक है, मेरे को जो एसेट आपने गिरवी रखा हुआ है उसको बेच के आप मुझे रिपे कर दीजिए, या फिर कोई और अपने पैसे रिकवर करने का कोई मेथड ढूंढ सकता है। लेकिन जब 1,000-2,000 डिबेंचर होल्डर्स है, पहली चीज़ तो वो हमारी तरह जनरल पब्लिक है, वो अपना दूसरा जॉब कर रहे हैं, बस उसके पास जो एक्स्ट्रा फंड था उसने कंपनी को दे के इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो उसके पास टाइम नहीं है कि वो कंपनी को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सके। उनके पास इतना नॉलेज भी नहीं है कि उन्हें पता चले कि मार्केट में चल क्या रहा है, कंपनी अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सब देखने का भी नॉलेज भी नहीं है उनके पास। तो ये सब करने के लिए डिबेंचर के ट्रस्टीज़ अपॉइंट किए जाते हैं। तो एक ट्रस्ट डीड बनता है या फिर एक ट्रस्ट बनता है अंडर द ट्रस्ट एक्ट। इंडिया में एक ट्रस्ट एक्ट करके है, उस ट्रस्ट एक्ट के अंडर में सारे जो ट्रस्ट होते हैं वो रजिस्टर होते हैं। तो हर एक जो डिबेंचर का इश्यू होगा उसके लिए एक डिबेंचर ट्रस्ट बनेगा। ये ट्रस्ट में सारे डिबेंचर होल्डर्स मेंबर होंगे, और ये ट्रस्ट का काम करने के लिए, इसका मैनेज करने के लिए ट्रस्टीज़ को अपॉइंट किया जाता है। और ट्रस्टीज़ का बेसिकली काम यही है कि वो डिबेंचर होल्डर्स के जो राइट्स है वो इंश्योर करे कि उनके राइट्स को, उनके हक को कुछ नुकसान ना पहुँचे। कंपनी किसी भी तरीके से डिबेंचर होल्डर्स को चीट ना कर पाए। डिबेंचर होल्डर्स को जो भी एसेट्स गिरवी रखे हुए हैं वो एसेट्स सेफ रहे। ये सब डिबेंचर ट्रस्टीज़ का काम है। जब प्रॉस्पेक्टस भी इशू होता है, जब डिबेंचर्स इशू करने के टाइम पे प्रॉस्पेक्टस इशू किया था, ये प्रॉस्पेक्टस में भी मेंशन होता है कि कंपनी डिबेंचर ट्रस्ट क्रिएट कर रही है, और फर्स्ट जो ट्रस्टीज़ होते हैं वो कंपनी आपको अपॉइंट करके देती है फॉर कन्वीनियंस। तो ये फर्स्ट ट्रस्टीज़ कौन होंगे वो भी वो लोग प्रॉस्पेक्टस में मेंशन करते हैं। इसके अलावा आप जब डिबेंचर का परचेज़ का फॉर्म भरते हो, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसमें भी ये चीज़ मेंशन होती है कि डिबेंचर्स का ट्रस्ट होगा और आप ऑटोमेटिकली उसके मेंबर बन जाएंगे। इसके बाद अगर जब अलॉटमेंट हो जाते हैं डिबेंचर्स के, उसके बाद जो एसेट्स गिरवी रखना होता है डिबेंचर होल्डर्स के नाम पे, तो बिकॉज 1,000 दो तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है
उसको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करना पड़ता है। तो अब आप 1000-2000 डिबेंचर होल्डर्स के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते हो, इतने ज़्यादा एग्रीमेंट कर नहीं सकते हो। तो आप क्या करते हो कि जो डिबेंचर ट्रस्टीज़ हैं उनके साथ आप एग्रीमेंट करते हो। जो डिबेंचर ट्रस्टीज़ है वो ऑन बिहाफ ऑफ डिबेंचर होल्डर्स इस एग्रीमेंट पे साइन करते हैं, जिसमें कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि मैं जो सारे एसेट्स हैं वो गिरवी रख रहा हूँ। So debenture is debt of the company. The company mortgages, pledges its asset in favor of the debenture holders. As per the Indian Companies Act, a contract or agreement is executed between company and debenture holders, and the said contract is to be registered with the registrar of company. This agreement lays down condition of debenture issue is also known as trust deed or deed agreement. तो ये डीड एग्रीमेंट में पूरा कंडीशंस भी दिया होगा, और जो ट्रस्ट डीड होता है उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी दिए होते हैं कि जो ट्रस्टीज़ है वो किस तरीके से काम करेंगे, वो साल में कितनी बार मीटिंग करेंगे, वो किस तरीके से मीटिंग करेंगे, नोटिस कैसे इशू करेंगे। उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स की एक एनुअल मीटिंग होती है, मतलब जिस तरीके से शेयर होल्डर्स की एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसी तरह सारे डिबेंचर होल्डर्स को भी बुलाया जाता है। ट्रस्टीज सारे डिबेंचर होल्डर्स को बुलाते हैं। उसका नोटिस किस तरीके से दिया जाएगा, वो कब हेल्ड की जाएगी, साल में कितनी बार, या फिर 15 महीने में एक बार, 18 महीने में एक बार, वो सब कुछ चीज़ें ये ट्रस्ट डीड में दिए, ट्रस्ट एग्रीमेंट में रूल्स एंड रेगुलेशन में दिया जाता है। उसके बाद अगर सपोज़ आपको ट्रस्टी चेंज करना है तो उसका अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या रहेगा, ये सब कुछ मेंशन रहता है। अभी वही हम देख लेते हैं जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है कि ट्रस्ट डीड में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है। पहली तो आप ट्रस्ट डीड बना रहे हो बिकॉज आप एक पर्टिकुलर कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स है, इसलिए तो पहले वो पर्टिकुलर कंपनी के आपको इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी है। उसके बाद आपको डिबेंचर्स की इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी है, मतलब डिबेंचर्स का लॉट नंबर क्या था, कितने डिबेंचर्स है, कितने अमाउंट के डिबेंचर्स है, उनका फ़ेस वैल्यू क्या है, कितने प्रीमियम पे आपने ख़रीदा है। उसके अलावा कंपनी ने क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर किया हुआ है डिबेंचर सर्टिफिकेट में, कितने टाइम में कंपनी रीपे कर देगी, रीपे करने के टाइम पे क्या प्रीमियम रहेगा या किस तरीके से कंडीशन है, कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल है, पार्टली कन्वर्टेबल है, ये सब डिस्क्रिप्शन ऑफ डिबेंचर इशू होगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी, जो भी एसेट गिरवी रखा है उसका इन्फॉर्मेशन। हमने देखा था 2 तरीके के चार्जेस होते हैं, फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। अगर एसेट स्पेसिफाइड है, यानी कि कंपनी बोलती है कि मेरे जो 3 फैक्ट्री साइट है इन द एरिया ऑफ शिलोंग उसको मैं गिरवी रखता हूँ, तो वो फिक्स्ड चार्ज है बिकॉज वो फिक्स्ड आपको बताया गया है कि ये पर्टिकुलर एसेट्स है। और फ्लोटिंग चार्ज में क्या होता है, अगर आपको स्पेसिफाई एसेट का नाम नहीं दिया है, मतलब सपोज़ अगर मेरे शिलोंग के प्लांट मैंने बेच दिए, फैक्ट्रीज बेच भी दी, तो वो चार्ज जो है ऑटोमेटिकली दूसरे एसेट पे क्रिएट हो जाएगा, तो उसको फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन इसमें मेंशन रहेगी। उसके बाद जो डिबेंचर ट्रस्टीज़ हैं उनके अपॉइंटमेंट के बारे में, उनका अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या रहेगा। आप जब नए डिबेंचर ट्रस्टीज़ अपॉइंट करना चाहते हैं, पहले वाला जो ट्रस्टी था वो तो कंपनी ने अपॉइंट कर दिया, अभी आपको नया ट्रस्टी अपॉइंट करना है डिबेंचर होल्डर्स को, तो फिर उसका अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या रहेगा, और ये सब चीज़ें भी ट्रस्टी में मेंशन होता है। अब ये जो ट्रस्टीज़ होते हैं ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई 1000-2000 लोगों के अंदर से आपने कोई ट्रस्टी इलेक्ट कर लिया और वो बन गया। ट्रस्टीज़ के भी बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। सभी ने ट्रस्टीज़ अपॉइंट करने के लिए कौन ट्रस्टीज़ बन सकता है उसके लिए बेसिक क्वालिफ़िकेशन भी होता है, और ये सब सभी ने इसलिए रखा हुआ है बेसिक क्वालिफ़िकेशन और ये सारी चीज़ें, ताकि कोई नॉलेजेबल इंसान ट्रस्टी बने। नॉलेजेबल इंसान होगा तो वो कंपनी का भी अच्छी तरह समझ पाएगा, कंपनी के वर्किंग को, और एट द सेम टाइम वो डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को भी अच्छी तरह समझ पाएगा और सेफगार्ड कर पाएगा। इसीलिए उसके भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होते हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। ये जो ट्रस्टीज़ हैं उनको बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर करनी पड़ती है कि हाँ मैं कंपनी से कुछ ज़्यादा, मैंने कंपनी के पास से कोई एक्स्ट्रा फेवर्स नहीं लिए हैं, या फिर उसको मैं अलग तरीके से
कोई फेवर्स नहीं ले रहा हूँ, या फिर मेरे कोई इंटरेस्ट इसके डिवेंचर होल्ड करने के अलावा मेरे कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं है कंपनी में। ऐसा बहुत सारे डिक्लेरेशन भी करने पड़ते हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रस्टीज़ ही जाके डिवेंचर होल्डर्स को चीट कर डाले। नेक्स्ट है इवेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कंपनी अपने को बोलती है कि मैं इंटरेस्ट दूंगा आपको क्वार्टरली मतलब वंस इन 3 मंथ। अभी डिबेंचर होल्डर से डिसाइड कर सकता है कि ठीक है, अगर वंस इन 3 मंथ कभी होता है, अपने से भी हमारे डेली लाइफ में होता है कि बिल भरने का जो ड्यू डेट था वो ड्यू डेट में हम नहीं भर पाए, हमने उसके 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद भरा। इतना तो सामने वाला भी चलाता है। तो ये डिबेंचर होल्डर डिसाइड कर सकता है कि ठीक है, वंस इन 3 मंथ इसने बोला है तो वंस इन 3 मंथ मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगर वो नहीं देता है तो जब भी 4th या 5th मंथ तक उसने मुझे नहीं दिया तो मैं उसको अंडर डिफ़ॉल्ट मानूंगा। या फिर ये बोल सकता है कि 15 साल बाद वो मेरे को रीपे करने वाला है प्रिंसिपल अमाउंट। 15 साल में वो रीपे नहीं कर पाया, उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं 1 साल और उसको एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। अगर वो 16वें साल तक मेरे को नहीं दे पाता है तो मैं उस पर डिफ़ॉल्ट मानूंगा। अगर डिफ़ॉल्ट मान लिया एक बार, इवेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाके कोर्ट को कहेंगे कि ये कंपनी डिफ़ॉल्ट में है, ये हमारे पैसे नहीं दे रहा है, हमें इंटरेस्ट नहीं दे रहा, हमें प्रिंसिपल रीपे नहीं कर रहा, तो आप प्लीज़ एक ऑर्डर निकालिए। ऑर्डर में ये लिखा होगा कि या तो कंपनी अपने आप को बंद करके इनको पैसे दे, या फिर इसके जो भी एसेट्स मॉर्गेज किए हैं वो बेच के इन डिबेंचर होल्डर्स को पैसे रिटर्न किया जाए। तो इसीलिए इवेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी, क्या क्या रहेगी उसकी। ऑब्लिगेशन बहुत सारी हो सकती है। पहले तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल तो आपको रिटर्न करना है। उसके अलावा कंपनी आपको रेगुलरली रिपोर्ट्स देगी, आपको अगर एसेट में कोई भी नुकसान हो रहा है तो उसका रिपोर्ट देगी। ये सारे कंपनी के ऑब्लिगेशन हैं। नेक्स्ट मिसलेनियस चीज़ें हैं। मिसलेनियस मतलब अगर डिबेंचर होल्डर ट्रस्ट एग्रीमेंट के किसी भी प्रोविज़न में चेंज करवाना चाहती है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। अगर किसी डिबेंचर होल्डर को कोई कंप्लेंट है ट्रस्टीज़ के बारे में या किसी और इशू के बारे में, तो वो चीज़ें वो कैसे कम्युनिकेट करेगी, ये सारी चीज़ें मेंशन रहेगी। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ डिबेंचर्स का प्रोसीजर। तो हमने देखा था जिस तरह से शेयर ट्रांसफ़र होता है उस तरीके से डिबेंचर भी ट्रांसफ़र होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और इस वजह से डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट होते हैं। प्रोसीजर काफ़ी सिमिलर है। पहली चीज़ है तो आपको एक डिबेंचर ट्रांसफ़र फॉर्म लेना है, उसके बाद डिबेंचर ट्रांसफ़र फॉर्म भरना है, सेलर के सारे नेम और एड्रेस भरना है, परचेज़र का सारा नेम एंड एड्रेस भरना है, डिबेंचर्स की डिटेल भरनी है कि कितने नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स क्या है, उसको कितने प्राइस में आप बेच रहे हो, जो डिबेंचर्स आप बेच रहे हो उसका सीरियल नंबर क्या है, एक्सेट्रा सारी चीज़ें आपको भरनी है। और फिर सेलर और परचेज़र दोनों उस पर साइन करेंगे। ये साइन कर लिया, उसके नीचे एक अलग से अंडरटेकिंग लिखा होगा। ये अंडरटेकिंग सिर्फ सेलर को साइन करना है। उसमें लिखा है कि मैं वॉलंटरीली, मतलब मैं अपने मर्ज़ी से ये डिबेंचर्स बेच रहा हूँ, मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है। ये अंडरटेकिंग में फिर सिर्फ सेलर साइन करेगा। उसके बाद ये डिबेंचर ट्रांसफ़र फॉर्म हम कंपनी को भेज देंगे। एक बार कंपनी को ये ट्रांसफ़र फॉर्म मिल गया, उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी उसको चेक करेगी। वो देखेगी कि भाई सेलर का जो सिग्नेचर है वो असली है, और डिबेंचर ट्रांसफ़र फॉर्म के साथ जो सेलर है वो जो ओरिजिनल डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो भी लगा के फिर कंपनी को भेजेगा। तो कंपनी सेक्रेटरी ये भी वेरीफाई करेगी कि जो डिबेंचर सर्टिफिकेट लगा हुआ है वो असली है या नहीं। ये सारी बेसिक चीज़ें वो वेरीफाई कर लेगी, उसे सब सही लगता है तो वो डिबेंचर ट्रांसफ़र रजिस्टर में उसको एंट्री करेंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग होगा उसमें ये एक रखा जाएगा, एक एजेंडा आइटम या फिर एक मैटर रखा जाएगा कि इतने डिबेंचर होल्डर्स है, वो इतने नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स कि दूसरे पर्सन को सेल करना चाहता है और इस वैल्यू पे सेल करना चाहता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अप्रूवल करेंगे, दे विल पास अ रेजोल्यूशन, और ये रेजोल्यूशन में लिखा होगा कि हाँ, हम ये जो ट्रांजैक्शन है उनको अप्रूव करते हैं। एक बार ये जब ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाता है उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स का भी एक रजिस्टर रहता है। जिस तरीके से शेयर होल्डर्स का रजिस्टर है वैसे डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर है। तो कंपनी सेक्रेटरी जो पुराना डिबेंचर होल्डर है, जो सेलर है,
उसका नाम हटा के परचेज़र का नाम ऐड कर देगा। साथ में जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है उसमें भी नया जो परचेज़र है उसका नाम मेंशन कर देगा कि इस तारीख को जो नया परचेज़र है वो ऑफिशियली ये डिबेंचर का ओनर है, और फिर ये जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो नया जो परचेज़र है उसे सेंड कर देंगे। तो ये है द कंप्लीट प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ डिबेंचर्स। बहुत सिमिलर है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के साथ, काफ़ी मिलता जुलता ही है। नेक्स्ट है शेयर और डिबेंचर के बीच में फ़र्क क्या है। तो पहले तो हमने देखा था कि जो कंपनी को अगर कैपिटल की ज़रूरत है तो फिर वो कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है और फिर उसे कहा जाता है शेयर्स। और डिबेंचर्स में क्या होता है, कंपनी को लोन की ज़रूरत है, वो लोन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया करेगी और उसे कहा जाएगा डिबेंचर्स। तो इसीलिए शेयर क्या है, वो ओनर्स कैपिटल है, मतलब शेयर्स खरीदने के बाद आप कंपनी के ओनर बन जाते हो। और डिबेंचर्स है बोरोड कैपिटल, मतलब शेयर खरीदने के बाद आप कंपनी के क्रेडिटर बन जाते हो। रिटर्न, बिकॉज आप शेयर्स में बिकॉज आप ओनर है तो आपको प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलेगा। प्रॉफिट के हिस्से को क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। और डिबेंचर्स में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट मिलता है, मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको इंटरेस्ट तो पे करेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है, कभी हो सकता है किसी साल में लॉस है, किसी साल में कम प्रॉफिट है, किसी साल में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है। तो अगर लॉस होगा तो शेयर होल्डर्स को 0% डिविडेंड मिलेगा, कुछ भी रिटर्न वापस नहीं मिलेगा। अगर कम प्रॉफिट है तो हो सकता है कंपनी डिक्लेयर करे 5% डिविडेंड, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो कंपनी डिक्लेयर कर सकती है 20%। तो कोई भी स्पेसिफाइड रेट नहीं है, इट इज़ अनस्पेसिफाइड, तो कोई फिक्स रेट नहीं है। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स के लिए क्या होता है कि डिबेंचर्स के इश्यू करने के टाइम पे लिखा होता है कि मैं 8% इंटरेस्ट दूंगा, कंपनी को वो 8% इंटरेस्ट देना ही है किसी भी हालत में। नेक्स्ट है ओनरशिप, शेयर्स खरीदने के बाद आप ओनर्स हो जाते हैं और डिबेंचर खरीदने के बाद आप क्रेडिटर्स हो जाते हैं। रिस्क शेयर्स में ज़्यादा है, बिकॉज पहली तो रेट ऑफ रिटर्न स्पेसिफाइड नहीं होता है, आपको मिलेगा डिविडेंड नहीं मिलेगा कुछ गारंटी नहीं है। इसके बाद आप जब लिक्विडेशन होता है, जब कंपनी बंद होने वाली होती है, तभी भी शेयर होल्डर्स के पैसे लास्ट में आते हैं। सारे क्रेडिटर्स को रीपे करने के बाद शेयर होल्डर को लास्ट में पैसे मिलते हैं। तो हो सकता है पैसे ना भी मिले, अगर क्रेडिटर्स इतने ज़्यादा है और एसेट्स काफ़ी कम है तो सारे एसेट्स बेच के क्रेडिटर्स को पैसे दिए जाएंगे, हो सकता है क्रेडिटर्स को भी थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए। तो फिर मोस्ट केसेस में यही होता है कि ओनर्स को तो अपने पैसे मिलते ही नहीं हैं, तो इसलिए इसमें रिस्क ज़्यादा है। डिबेंचर्स में रिस्क कम है बिकॉज पहले आपका रेट ऑफ रिटर्न फिक्स्ड है, और दूसरी चीज़ बिकॉज आपको एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट किया जाता है और कहा जाता है कि अगर सपोज़ कंपनी बंद भी हो रही है तो ये एसेट्स बेच के आपको पैसे रिटर्न किए जाएंगे। तो मोस्टली केसेस में डिबेंचर होल्डर्स तो अपने पैसे रिकवर कर पाते हैं, तो इसलिए उनका रिस्क भी कम है। राइट टू वोट, बिकॉज ओनर्स है शेयर होल्डर्स, इसीलिए वो कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसमें हिस्सा ले सकते हैं। वो कैसे हिस्सा लेते हैं, बाय वोटिंग। डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट चार्जेस लेती है, लेकिन गवर्नमेंट ही जो ओनर्स कैपिटल होता है, जो शेयर होल्डर के ट्रांजैक्शंस होते हैं, शेयर परचेज़ करना या शेयर ट्रांसफ़र करना, इन ट्रांजैक्शंस पे कम स्टैम्प ड्यूटी लेती है, लेस स्टैम्प ड्यूटी लेती है। और जो डिबेंचर होल्डर्स के ट्रांजैक्शन है, परचेज ऑफ डिबेंचर्स एंड ट्रांसफ़र ऑफ डिबेंचर्स, इन ट्रांजैक्शन में गवर्नमेंट ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी लेती है। रिडेम्पशन में क्या होता है कि शेयर्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी रिडीम नहीं होते हैं। देखिए, आप शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हो, अगर मैं एज ए शेयर होल्डर मैं अपने शेयर्स किसी और पर्सन को बेचना चाहती हूँ, पैसे रिकवर करना चाहती हूँ, तो मैं अपने पैसे रिकवर कर सकती हूँ अपने शेयर्स बेच के। पर वो फिर क्या हो गया, वो बेच के किसी और शेयर होल्डर के पास ही चला गया। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने कभी मेरे पास से शेयर्स नहीं खरीदेगा। तो वो हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कंपनी कभी शेयर होल्डर के पास से, यूजुअली होता है बाईबैक ऑफ शेयर होता है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम केसेस में होता है, बहुत ही कम केसेस में होता है, बट इसलिए हम बोल रहे हैं कि यूजुअली कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स के पास से शेयर्स खरीदेगा नहीं, इसलिए ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ दैट शेयर वो शेयर रिडीम नहीं होगा।
जबकि डिबेंचर्स में क्या होता है, डिबेंचर्स में तो ख़रीदने के टाइम पे ही स्पेसिफाइड होता है कि 15-20 साल बाद मैं आपका प्रिंसिपल रीपे कर दूँगा। तो डिबेंचर्स तो वो स्पेसिफाइड टाइम में ही रिडीम हो जाता है। नेक्स्ट है चार्ज ऑन एसेट। सो बिकॉज शेयर होल्डर्स जो है वो ओनर्स है, तो उनको हक नहीं है अपने पैसे वापस मांगने का कोई भी तरीके से। उनका तो ऑब्लिगेशन है कि इन केस कुछ भी नुकसान हो जाता है तो उनका जो फेस वैल्यू है 10 रुपये 100 रुपये, तो उनको पूरा 10 रुपये 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन वो कोई भी रिटर्न वापस मांग नहीं सकते हैं। तो फिर इसलिए कोई भी एसेट पे चार्ज, यानी कि कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखा जाता है इन द नेम ऑफ शेयर होल्डर, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स के लिए एसेट गिरवी रखा जाता है। पेमेंट आउट ऑफ कैपिटल। ना सपोज मेरे पास पेड अप कैपिटल पड़ा हुआ है 10 करोड़ रुपए का, लेकिन उस साल में मेरी कंपनी लॉस कर रही है, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि ये 10 करोड़ का जो पेड अप कैपिटल है उसमें से 1 करोड़ निकाल के मैं शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, क्योंकि ये 10 करोड़ जो पेड अप कैपिटल है वो तो शेयर होल्डर्स ने ही दिया है ना आपको, वो पेड अप कैपिटल है। तो आप शेयर होल्डर्स के पैसे वापस उनको 1 करोड़ रिटर्न नहीं कर सकते हैं। सो आप पेड अप कैपिटल में से कभी डिविडेंड पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप पेड अप कैपिटल में से डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपके पास लॉस है और आपके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आपको कैसे भी करके डिबेंचर्स को तो उनका डिबेंचर होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट तो देना ही है, तो आप वो चीज़ पेड अप कैपिटल में से पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल। बिकॉज ओनर्स होते हैं, ओनर्स के पास तो ज़्यादा ही कंट्रोल रहेगा, तो उनके पास पूरा मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल है। नेक्स्ट है जो डिबेंचर होल्डर्स है उनको मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई कंट्रोल नहीं है, एक्सेप्ट उनको जो एसेट्स गिरवी करके दिया हुआ है, गिरवी रखा है, उनके बारे में कोई डिसीजन है कि उन्हें बेचना है, उनमें कोई चेंजेस करना है, तो उसके बारे में डिबेंचर होल्डर्स का ओपिनियन पूछा जाएगा, डिबेंचर ट्रस्टीज़ जो है उनका ओपिनियन लिया जाएगा। पर अदर देन दैट वो किसी भी अदर मैटर में मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड फाइनली डिमांड फॉर लिक्विडेशन। सो बिकॉज शेयर होल्डर्स के कंपनी शेयर के कोई एब्लिगेशन नहीं है शेयर होल्डर के तरफ, मतलब शेयर होल्डर्स को तो अगर कंपनी नुकसान कर रही है तो शेयर होल्डर्स को अपना फेस वैल्यू का पूरा अमाउंट देना है, लेकिन शेयर होल्डर्स ये नहीं बोल सकते कि नहीं तुम्हें मुझे डिविडेंड के अमाउंट तो कंपलसरी देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जो शेयर होल्डर है वो कंपनी की कोई लिक्विडेशन डिमांड भी नहीं कर सकता। बट ऑन द कॉन्ट्ररी डिबेंचर होल्डर्स को तो के तरफ तो कंपनी की ऑब्लिगेशन है, कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना है, कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स को 15 साल बाद पूरा प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करना है। तो अगर इसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो डिबेंचर होल्डर कोर्ट में जाके बोल सकती है कि ये कंपनी डिफ़ॉल्ट कर रही है, तो आप प्लीज़ एक ऑर्डर निकालिए और इसके एसेट सील करा के हमारे पैसे रिटर्न कर दीजिए। तो दैट विल बी लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मतलब क्लोजर ऑफ द कंपनी, के कंपनी को बंद कर दो। तो इसके साथ हम ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं।